के अंडर में आ जाता है और दूसरा बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर है फ्रांस और ये है स्पेन। तो ये पड़ोसी देशों को हमने देख लिया। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर प्रशिया ने ही क्यों डोमिनेट किया और ऑस्ट्रिया इसे डोमिनेट क्यों नहीं कर पाया। तो लास्ट सेशन में हम इन सभी बातों को डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रशिया का ज्यादा हुआ और वहां पर ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने शुरुआत कर दी थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बना ली थी। तो इस बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, बिस्मार्क ने अपनी ब्लड एंड ऑयल की जो पॉलिसी थी उसको रिवील कर दिया था कि सत्ता के आधार पर ही या फिर शक्ति के आधार पर ही जो आने वाली राजनीति है उसे संचालित किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी तैयार कर रखी थी। हालांकि कई बार जब आप बिस्मार्क के डिसीजंस को देखेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर बिस्मार्क किस आइडियल को सपोर्ट करते थे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो कंजर्वेटिव्स के समर्थक हैं, जैसे कि वो एक कंजर्वेटिव क्लास से बिलोंग भी करते थे, लेकिन जो उनके आइडियल से जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, नए नए आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे, आपको ऐसा लगेगा कि वो लिबरल आइडियाज को भी आगे बढ़ाने का समर्थन करते थे। तो काफी कंफ्यूजन उनके प्लान्स में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बात साफ थी कि वो जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, ये प्लान उन्होंने बहुत पहले से तैयार कर रखा था। इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। कई सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बिस्मार्क की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वो जर्मनी को यूनिफाई करें। वो तो सिर्फ नदन जर्मन कॉन्फेडरेशन को प्रशिया में मिलाना चाहते थे, प्रशिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, या फिर वो केवल नदन हिस्से को ही यूनिफाई करना चाहते थे। ये तो एक कोइंसिडेंस था कि जो नेशनलिज्म की भावना थी वो बढ़ने लगी और पूरा जर्मनी यूनिफाई हो गया। लेकिन बिस्मार्क ने खुद ही कहा था कि उन्होंने ये पहले ही निश्चित कर लिया था कि अंतिम रूप इस पूरे यूनिफिकेशन को फ्रांस के साथ लड़ाई करके ही दिया जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि बिस्मार्क के पास एक पूरा खाका था, एक पूरा प्लान था कि आखिर कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया जाएगा। तो आखिर प्राथमिक तौर पर क्या एम्स निर्धारित किए गए थे बिस्मार्क के द्वारा, क्या करना था उन्हें सबसे पहले तो उन्होंने ये योजना बना ली थी कि जो नॉर्थ जर्मन स्टेट्स हैं उन्हें प्रशियन कंट्रोल में यूनिफाई करना है, उन्हें एक साथ लेकर आना है। उन्होंने ये योजना शुरू में नहीं बनाई कि हमें सदर्न स्टेट्स को भी एक ही साथ यूनिफाई कर लेना है, क्योंकि ये बिस्मार्क को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर अभी भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव है। और हम बात कर रहे थे कि जो बिस्मार्क थे वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बिलीव रखते थे, वो आइडियलिज्म में नहीं जाते थे कि नेशनलिज्म की भावना से ओत प्रोत होकर सभी सदर्न स्टेट्स मिल जाएंगे। उन्हें पता था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव है और वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने शुरुआती दौर में केवल नॉर्थ जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करने की योजना बनाई। दूसरी बात कि वो प्रशिया के मेन राइवल, मुख्य दुश्मन ऑस्ट्रिया को जर्मन फेडरेशन से बाहर करना चाहते थे। उनका रोल बिल्कुल साफ था कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना है और प्रशिया की लीडरशिप में पूरे जर्मनी को यूनिफाई करना है। तीसरी बात कि वो बर्लिन ना कि वियना को सेंटर बनाना चाहते थे जर्मन अफेयर्स का, वो चाहते थे कि बर्लिन जो है वो सेंटर रहे और जर्मनी को यूनिफाई किया जाए। और चौथा पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, अगेन फोर्थ पॉइंट, कि वो जो लिबरल्स थे प्रशिया की उनकी डिमांड्स को काउंटर करना चाहते थे, क्योंकि जो लिबरल्स थे वो उनकी ब्लड और आयरन की पॉलिसी से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों का पैसा जिससे लोगों की मदद की जा सकती है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल आर्मी में किया जाए या फिर वायलेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए किया जाए। तो वो उन्हें काउंटर करना चाहते थे। शुरुआत में पूरा प्लान बिल्कुल तैयार था, लिबरल्स को पीछे ढकेलकर आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, बर्लिन को सेंटर बनाना है, प्रशिया को आगे रखकर ऑस्ट्रिया को पीछे ढकेल देना है और शुरुआत में केवल नदन जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करना है, बाकी का काम आगे होगा। तो शुरुआती प्लान बिस्मार्क ने बना लिया था और फिर आगे की जो कहानी थी वो शुरू हो गई। अब बिस्मार्क की स्ट्रेटजी के हिसाब से उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन का रास्ता साफ करना शुरू किया। अब यहाँ पर जो पहला चरण था, जो पहला स्टेप था, वो ये था कि जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्हें एक साथ किया जाए। मतलब ऐसे स्टेट्स जो जर्मन स्पीकिंग है लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, उन्हें सबसे पहले तो जर्मन कॉन्फेडरेशन में लाया जाए, बाद में उन्हें यूनिफाई करके प्रशिया की लीडरशिप में लाया जाएगा। यहाँ पर दो स्टेट्स ऐसे थे जो कि जर्मन स्पीकिंग तो थे लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं थे। नाम था शेल्सविंग एंड हॉल्स्टेन। शेल्सविंग और हॉल्स्टेन ये डेनमार्क का हिस्सा थे। डेनमार्क जर्मन कॉन्फेडरेशन का पार्ट नहीं है। मैप में लोकेशन देखिए, ये है जर्मन कॉन्फेडरेशन की बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पर है हॉल्स्टेन जो कि डेनमार्क का सबसे सदर्न हिस्सा है और ये है शेल्सविंग जो कि उसके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो जो चैलेंज था वो ये था कि शेल्सविंग और हॉल्स्टेन इन्हें जर्मन कॉन्फेडरेशन में लाया जाए, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं। अब चूंकि जर्मन कॉन्फेडरेशन में दो लीडिंग पावर्स थे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, तो बिस्मार्क ने योजना ये बनाई कि इन्हें वापस लाने के लिए अकेले मेहनत क्यों की जाए, क्यों ना ऑस्ट्रिया के साथ भी एक अलायंस बना लिया जाए। तो बिस्मार्क ने एक प्रस्ताव रखा ऑस्ट्रिया के सामने कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क के ऊपर हमला करेंगे। सेल्सविंग और हॉल्स्टीन चूंकि ये जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो इन्हें जर्मन फेडरेशन में होना चाहिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन में होना चाहिए। ऑस्ट्रिया भी राजी हो गया, दोनों ने मिलकर डेनमार्क के ऊपर हमला किया। दोनों की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, डेनमार्क उनका सामना नहीं कर सकता था। सेल्सविंग और हॉल्स्टीन दोनों को जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बना दिया गया। दादा सेक्शन ऑफ जर्मनी आल्सो गेट सपोर्ट, और जो जर्मनी के अदर हिस्से थे उन्होंने भी सपोर्ट दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जर्मनी के वो उन हिस्सों को यूनिफाई किया जा रहा है, जर्मन कॉन्फेडरेशन में लाया जा रहा है जो कि जर्मन स्पीकिंग है, तो किसी को कोई आपत्ति हुई नहीं। और इस वॉर के बाद रशिया और ऑस्ट्रिया ने जो दोनों स्टेट्स थे सेल्सविंग और हॉल्स्टीन उन्हें आपस में बांट लिया। ऑस्ट्रिया जो कि सदर्न हिस्सा था उसने अपने पास हॉल्स्टीन रखा और रशिया जो कि नदर्न हिस्सा था जर्मन कॉन्फेडरेशन का उसने इसका नदर्न हिस्सा शेल्सविंग अपने पास रख लिया। ठीक है, तो ये दोनों में डिवीजन हो गया। लेकिन देखिए बिस्मार्क के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। वो तो पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशन को प्रशिया की लीडरशिप में एक करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि हॉल्स्टीन भी उनके पास ही हो, लेकिन हॉल्स्टीन को अपने पास लेने के लिए उन्हें ऑस्ट्रिया के साथ एक लड़ाई लड़नी पड़ती और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें एक बहाने की आवश्यकता थी। तो बहाने के रूप में उन्होंने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लिया कि जो बॉर्डर है वो डिफाइन नहीं है, वो ज्यादा बॉर्डर की मांग कर रहे थे। इसी आधार पर दोनों देशों के बीच में अब विवाद हो चुका था। ठीक है, और इस विवाद के आड़ में जब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा तो इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑस्ट्रिया ने रशिया के ऊपर 1866 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे 7 वीक वॉर के नाम से जाना जाता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों पावरफुल स्टेट्स हैं तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन रशिया ने बहुत आराम से बहुत आसानी से 7 सप्ताह के अंदर ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिसमें इटली ने भी पार्टिसिपेट किया रशिया की ओर से और इटली ने भी रशिया की बिस्मार्क की मदद की। यहाँ पर देखिए एक ट्रीटी ऑलरेडी साइन हो चुकी थी कैबूल के बीच में और बिस्मार्क के बीच में। कैबूल इटली यूनिफिकेशन में अपना काम कर रहे थे, रशिया में जो बिस्मार्क थे वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर रशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ पर इटली है। ठीक है, इटली साउथ में था, रशिया नॉर्थ में था। तो यहाँ पर थे बिस्मार्क और यहाँ पर है कैबूल। ठीक है, तो कैबूल ने
बिस्मार्क के साथ ट्रीटी साइन कर रखी थी कि अगर ऑस्ट्रिया कभी भी रशिया के ऊपर अटैक करता है तो वो साउथ से अटैक करेंगे और इसके बदले में वेनेतिया का वो हिस्सा जो अभी भी ऑस्ट्रिया के पास है वो इटली को दे दिया जाए। बिस्मार्क को कोई आपत्ति थी नहीं, ये तो लड़ा गया। साउथ से इटली ने अटैक किया ऑस्ट्रिया के ऊपर और नॉर्थ से रशिया ने। हालांकि इटली तो हार गया लेकिन रशिया जीत गया। फाइनल जीत हो गई रशिया की ऑस्ट्रिया के ऊपर। और इस वॉर के बाद रशिया ने ऑस्ट्रिया से कुछ खास नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जिस चीज की लड़ाई हुई है हॉस्टिन के लिए हमारी पूरी लड़ाई हुई है तो हॉस्टिन आप हमें दे दीजिए। यानी कि जो हॉस्टिन का हिस्सा था जो कि डेनमार्क के साथ लड़ाई के बाद ऑस्ट्रिया को मिला था वो वापस मिल गया रशिया को। और इधर जो वेनेतिया का हिस्सा था ऑस्ट्रिया का वो इटली को मिल गया। तो फायदा बिस्मार्क का भी हो गया और कैबूल का भी हो गया। अब देखिए इसके रिजल्ट के बाद मतलब ये जो वॉर खत्म हुआ 7 वीक वॉर, तो जो नॉर्थ के सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर हिस्से थे उन सभी को बिस्मार्क ने रशिया की लीडरशिप में एक कर दिया। साउथ के हिस्सों को भी नहीं छेड़ा गया है। साउथ के हिस्सों को छेड़ने का बहुत वैसी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो बिस्मार्क थे वो काफी प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें पता था कितने आसानी से ये साउथ के जो स्टेट्स हैं वो आएंगे नहीं क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट अभी नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स में और भी चल रहा था जिसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा था तो कैथोलिक धर्म में जो दिक्कतें थी उसका विरोध करने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म अस्तित्व में आया था। जो नॉर्थ के स्टेट्स थे या फिर जो प्रशियन स्टेट था वहां पर प्रोटेस्टेंट चर्च यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म को काफी महत्व दिया जाता था, जबकि जो साउथ के स्टेट्स थे वो कंजर्वेटिव थे और वो कैथोलिक धर्म को महत्व देते थे। तो जो साउथ के स्टेट्स थे वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर रशिया की लीडरशिप में साउथ के स्टेट्स को इस कन्फेडरेशन में मिलाया गया तो उनके ऊपर प्रोटेस्टेंट धर्म को थोप दिया जाएगा। तो इसीलिए ये लोग इनके साथ आ गए थे, ऑस्ट्रिया के साथ आ गए थे। तो नॉर्थ में तो ये पूरा नदन जर्मन कॉन्फेडरेशन तैयार किया जा चुका था लेकिन साउथ के स्टेट्स अभी भी रह गए थे। तो यहाँ पर दो कारण थे। एक तो फ्रांस विरोध कर रहा था, फ्रांस नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो रशिया है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए, और दूसरी बात की जो साउथ के स्टेट्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट धर्म का दबदबा जो सदर्न स्टेट्स हैं जहां पर कैथोलिक धर्म का काफी प्रभाव है वहां पर बने। अब इसके लिए एक बात तय हो चुकी थी कि फ्रांस से लड़ाई लड़नी पड़ेगी रशिया को फ्रांस से लड़ना था और इसके लिए उन्हें एक बहाने की आवश्यकता थी। इसके दो फायदे हो सकते थे। पहली बात तो जो फ्रांस दबाव बना रहा है वो नहीं चाहता है कि रशिया पावरफुल हो, ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि एक देशभक्ति की भावना उभर आएगी यहाँ के सदर्न स्टेट्स में और इन्हें भी यूनिफाई किया जा सकेगा। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की बात यहाँ पे चल रही थी और इसीलिए बिस्मार्क ने एक वॉर मैन्युफैक्चर किया। ध्यान दीजिएगा कि ये वॉर मैन्युफैक्चर किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, ये वॉर प्लान किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। घटना कैसे घटित हुई? 1870 में किंग विल्हेम वन जो कि रशिया के राजा थे वो छुट्टियों पर गए हुए थे। वो छुट्टियों पर थे इन बिटवीन। फ्रांस के जो एम्बेसडर थे जो रशिया में थे, फ्रांस के एम्बेसडर उनका नाम था काउंट बेनेती, वो मिलते हैं। इनफैक्ट वो बेनेती के काउंट थे इसलिए उन्हें कहा जाता है काउंट बेनेती। तो वो जाके किंग विल्हेम फर्स्ट से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर वो फ्रांस के राजा का एक संदेश लेकर आए थे, नेपोलियन थर्ड का एक संदेश लेकर आए थे। संदेश ये था कि दैट वाज द सेम पीरियड जब स्पेन में रिवॉल्यूशन चल रहा था और स्पेन में जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो एक लिबरल राजा चाहते थे और जो रशिया में राजा थे उनका जो रिजीम था वो काफी अच्छा था। तो वो चाहते थे कि जो रशिया के राजा हैं वो अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें जो कि स्पेन में जाके रूल करे। हालांकि वो तो कंजर्वेटिज्म को फेवर करते ही थे जो रशिया के राजा थे, लेकिन फिर भी जो नदर्न हिस्सा था वो मोर एंड लेस लिबरल था। अब इस बात से काफी दिक्कत हुई फ्रांस को। फ्रांस को समस्या इसलिए हो रही थी कि मतलब पूर्व में भी रशिया हो जाता और पश्चिम में भी रशिया हो जाता और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके दो तरफ दुश्मन रहे। जैसे कि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो वर्तमान में है ये दो साइड थे, तो इंडिया को काफी टेंशन रहती थी। इसलिए हम प्रयासरत थे, हमें भी एक मौका मिला और हमने इस हिस्से को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जो पूर्व का हिस्सा था। ठीक है, तो ऐसा फ्रांस भी नहीं चाहता था। फ्रांस ने संदेश भिजवाया रशिया के राजा के पास कि आप इस बात का वादा करिए कि आप स्पेन में अपना कैंडिडेट नहीं भेजेंगे राजा के पद के लिए। अब एम्बेसडर यही संदेश लेकर आए थे। बहुत आराम से बातचीत हुई। राजा ने कहा देखिए अभी मैं वादा नहीं कर सकता हूं और ये काफी मुश्किल है मेरे लिए, बट आपने अपनी बात कह दी, दैट वाज गुड। तो बहुत ही कूल बातचीत हुई दोनों के बीच में। फिर जो फ्रांस के एम्बेसडर थे वापस चले गए। अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन बिस्मार्क को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, तो उन्हें एक भेज दिया गया, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी गई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के फॉर्म में उसमें भेजी जाती थी, तो एक टेलीग्राम बिस्मार्क के पास भेज दिया गया। बिस्मार्क ने जब इस टेलीग्राम को देखा तो उन्होंने इसे बिल्कुल मौके की तरह इस्तेमाल किया। बिस्मार्क ने टेलीग्राम की लैंग्वेज को एल्टर कर दिया, एडिट कर दिया और उसे कुछ इस तरीके से एडिट किया गया, उसमें यह लिख दिया गया कि जो फ्रांस है उन्होंने रशिया के राजा को धमकी दी है कि वो स्पेन में अपना कैंडिडेट नहीं भेजेंगे। और उसके बाद जो रशिया के राजा हैं उन्होंने डांट कर फ्रेंच डिप्लोमेट को वहां से भगा दिया। अब इसके दो फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो सदर्न जर्मन स्टेट्स थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जर्मनी की बेइज्जती है, ये जर्मनी को धमकी है। मतलब नेपोलियन थर्ड ऐसे किसी राजा को धमकी कैसे दे सकता है जो जर्मन कॉन्फेडरेशन को लीड कर रहा हो। और दूसरी ओर नेपोलियन थर्ड को, और इस बात को पब्लिश करवा दिया गया न्यूज़पेपर में। जब ये बात न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई तो ये बात बहुत तेजी से फैल गई फ्रांस में भी। तो फ्रांस में भी गुस्से की भावना उभर के आई कि किस तरीके से कोई दूसरे देश का राजा फ्रेंच डिप्लोमेट की बेइज्जती कर सकता है। और जब इस बात की इंफॉर्मेशन हर जगह फैली तो नेपोलियन थर्ड ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। बिस्मार्क इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थे, ये तो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था इस पूरे वॉर को। बैटल ऑफ सेडान लड़ी गई फ्रांस के बीच में और रशिया के बीच में, जिसे बिस्मार्क लीड कर रहे थे। यहाँ पर 80,000 सोल्जर्स के साथ फ्रेंच एम्परर नेपोलियन थर्ड ने सरेंडर किया। बैटल ऑफ सेडान में फ्रांस की बुरी हार हुई, सभी लोगों को प्रिजनर के तौर पे गिरफ्तार किया गया और ये जर्मनी के यूनिफिकेशन का फाइनल फेज था। विक्ट्री के रिजल्ट में जो नेशनलिस्ट फर्वर था वो पूरे सदन जर्मनी में भी फैल गया और उन सभी लोगों ने जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिलने की घोषणा कर दी। 18 जनवरी 1871 को जब फ्रांस ने वर्साई के महल में जाके अपनी जीत की घोषणा की, वहां पर किंग विल्हेम फर्स्ट को रशिया का जो क्राउन केशर था वो डिक्लेयर कर दिया गया या फिर एम्परर शासक डिक्लेयर कर दिया गया। इस आधार पर इसी तरीके से बिस्मार्क ने रशियन डोमिनेंस को जर्मन कॉन्फेडरेशन के ऊपर स्थापित किया अपने ब्लड और आयरन की पॉलिसी से। अब यहाँ पर देखिए इसी बात को थोड़ा एक ब्रीफ ग्राफ में दिखाया गया है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे होता है। रशिया जर्मन यूनिफिकेशन को लीड करता है। जर्मन पॉपुलेशन उनके पास ज्यादा थी, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और उनके पास एक पावरफुल आर्मी थी। बिस्मार्क ने कंट्रोल लिया जब, तो रशिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विक्ट्री में विक्ट्री ऑफ रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इसमें रशिया और ऑस्ट्रिया की जीत हुई और जो नेशनल प्राइड था वो रशियंस के बीच में उभरने लगा कि हाँ जो रशिया है वो लीड कर रहा है किसी ऐसे वॉर को जहाँ पर जर्मनी को यूनिफाई किया जा रहा है। इसके बाद रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर हुआ जिसे बैटल ऑफ सडुआ कहा जाता है 1866 में, और यहाँ पे जो रशिया था वो जीत जाता है। इसके बाद रशिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है जिसे बैटल ऑफ सेडान कहा जाता है। 1871 में लड़ाई हुई और यहाँ पर रशिया फिर से जीता और इसके साथ ही जो जर्मनी था यूनिफाई हो गया। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसे आप देख लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा। अब देखिए इससे एक बैलेंस शिफ्ट हो गया, जैसे कि जब 1815 में वीना कांग्रेस का गठन किया गया था, वीना कांग्रेस को बुलाया गया था इनफैक्ट उस समय जब, तो उसके बाद जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन इस वॉर के बाद मतलब जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद अब ऑस्ट्रिया नीचे गिर चुका था और इसके बाद से रशिया या यूं कह लीजिए जर्मनी वो डोमिनेट करने लगा पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बात निकल के आती है, जर्मनी में बिस्मार्क जो थे वो ऑल पावरफुल इंपीरियल चांसलर बने। उनकी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन
वहीं पर रुकी नहीं, उसके बाद उन्होंने पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही की रोल प्ले किया, जिससे जर्मनी को काफ़ी फायदा भी मिला। बिस्मार्क ने उसके बाद एक नया अलायंस तैयार किया, जहाँ पर ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी तीनों एक साथ थे, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा गया। इस ट्रिपल अलायंस ने कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नींव भी रख दी थी। हालाँकि 1888 में एम्परर विल्हेम सेकंड सत्ता में आए और वो पसंद नहीं कर रहे थे बिस्मार्क को। उन्होंने बिस्मार्क को उनके पद से हटा दिया, जहाँ पर बाद में उनकी एक सामान्य मौत हुई। देखिए, कई सारे ऑड्स के बावजूद, कई सारी लूप होल्स रहे होंगे उनकी पॉलिसीज़ में, बिस्मार्क फिर भी जर्मनी को सक्सेसफुली यूनिफाई कर पाए और इसीलिए जर्मनी के इतिहास में उनका बहुत ही की रोल है। तो ये पूरा सेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में समझा। यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी